जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसी प्रकार हमारे मैथ्स का सिलसिला आगे बढ़ते हुए 16वां चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है और आने वाला जो नया चैप्टर होगा मैथ्स का वो होगा प्रोबेबिलिटी का, यानी कि प्रायिकता का। ठीक है, आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जिन लोगों ने जो चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। आज की जो वीडियो हमारी है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ठीक है, और आज का पहला सवाल है फिजिक्स का, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक, तो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो हम मैथ्स के क्वेश्चंस काफ़ी करते रहते हैं और जो हमारे वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं वो आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो जो मिसलेनियस क्वेश्चन है साइंस साइड वालों के लिए वो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सर जिसमें साइंस का पहला क्वेश्चन फिजिक्स का ही है आपका, तो फिजिक्स का बताता हूँ मैं कि यदि एक गेंद भूमि से h मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है, यानी कि फ्रीली गिरती है, मुक्त रूप से मतलब फ्रीली गिरती है, तो ठीक जमीन में लगने से पहले उसका वेग क्या होगा? लगने से पहले, दो बार लिखा गया, लगने से पहले उसका वेग क्या होगा। तो देखो आप, यहां से कोई वस्तु है, कोई बॉल है, वो यहां से यहां पे फ्रीली गिर रही है। जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो जी हमारा माइनस में होता है और नीचे की तरफ आते हैं जी प्लस में होता है। ठीक है, और हमारे पास तीन समीकरणें होती हैं। ठीक, और देखिए यहाँ पे उसने क्या पूछा है, फाइनल वेग पूछा है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से कोई चीज गिराई जाती है यू वेग से, और उसने इस पॉइंट पर क्या पूछी है, वेलोसिटी उसकी पूछी है। ठीक है, कोई बॉल गिरेगी तो अंडर ग्रेविटी गिरेगी और हाइट कितनी दी है उसकी, h। क्या दिया है, h। तो ऐसी कोई इक्वेशन, तीन समीकरणें होती हैं हमारे पास गति की, उसमें आपके पास कौन सी है, इसमें v u g और h, v u g और h, तो गति की तीसरी समीकरण v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। और जब फ्री मुक्त रूप से यहां से इस पॉइंट से गिर रही है तो u हमारा कितना होगा, 0। तो v इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh। अगर g की वैल्यू दी है तो वहां पे दी होगी 10 आपके, वरना आपका आंसर यही होगा। और अगर g की वैल्यू हम यहाँ 10 लगा देते हैं तो कितना हो जाता है, v इक्वल्स टू अंडर रूट 20h, और यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए आप कि कोई भी हमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उसके जितनी भी चीज़ें आपको दी हुई हों, ठीक है ना, उन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए कि क्या क्या इसमें दिया है और क्या इसमें पूछ रहा है। अगर नहीं दिया है आपके पास, मान लो दो चीज़ें इसमें आपके पास अननोन है, तो किसी और दूसरी इक्वेशन से इसका आंसर निकल के आ जाएगा। पहले उस दूसरी इक्वेशन से आप कोई जो दो वैल्यूज दी हैं उनमें से एक वैल्यू फाइंड करेंगे और फाइनली जो रिलेशन बन रहा होगा उसकी आंसर आप निकाल लेंगे। तो फिजिक्स की यही खूबसूरती होती है न्यूमेरिकल करने की। लगते हार्ड है, लेकिन आपको अगर डेफिनेशन पता है और आपको फॉर्मूला पता है, मतलब और तीसरा यूनिट पता है, ये तीन चीजें अगर आपको पता है तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से कर सकते हैं। बहुत आसान होता है फिजिक्स। ठीक है, तो आपको देखिए हमारे पास चार चीजें इसमें दी हुई थी और इनमें क्या कौन सा रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है। ठीक है, गति की तीसरी समीकरण होती है। ठीक है, थर्ड, तो कितना दे रखा है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिए, इस चीज को जो मैंने बताया, ऊपर जाएंगे तो g माइनस होगा और नीचे आएगा तो प्लस। अगर यही चीज आपकी अगर ऊपर ज्यादा ही होती तो यहाँ पे जो g है आपका वो माइनस हो जाता और फॉर्मूला आपका माइनस में हो जाता। ठीक है ना, अगर कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जा रही होती। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट कीजिए। अगला सवाल आपका दिया हुआ है, किसी संख्या को 357 से भाग किया जाता है तो 219 शेष बचता है। रिमाइंडर कितना बचता है आपका, 219, और डिवाइड किससे किया जा रहा है, 357 से। जब उसी संख्या को 17 से डिवाइड किया जाए तो शेष रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, तो इस सवाल को किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आप लेट करके भी कर सकते हैं कि पी मानने हैं ना, लेकिन हम करते हैं इस तरीके से कि भाई 17 से भाग करना, फाइनल हमें किससे भाग करना, 17 से। तो पहले 17 से 357 को भाग करेंगे, तो भाग करेंगे 357 को, तो यहाँ देखो कितना शेष बच रहा है आपके पास, 17 दूनी 34, 17 का 17, कोई शेष नहीं बच रहा है। अब जो शेष बच रहा है उसको भी हम किससे भाग कर लेंगे, 219 से। अब देखो कितना, 17 एकम 17, कितना बचा, 4, 49 हो गया, और 17 दूनी 34, 49 में से 34 गए तो कितने बचे, 15, तो शेष कितना बचेगा, 15 बचेगा आपका। ठीक है, इस सवाल को हम इसी तरीके से करेंगे। और भी इसका मेथड है, जैसे कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि कोई संख्या है
जो इसका बेसिक है वो आप देख लीजिए। बेसिक क्या है कि अगर यहाँ पे कोई ए लिखा है या बी है और यहाँ सी और रिमाइंडर आपका आर बच रहा है, तो ये जो होगा बी, ठीक है, वो इन दोनों की मल्टीप्लाई ए इंटू सी और जो शेषफल होगा उसको जोड़ देंगे रिमाइंडर को। इस बिहाफ पर भी आप कर सकते हैं इसको लेट करके, ठीक है। लेकिन हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे, हमें सवालों को आसान बनाना है, कठिन नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग इस तरह से आप करें, ठीक है। कितने सेकंड लगे होंगे? 15 सेकंड भी मुश्किल से लगे होंगे सवाल को करने में, ठीक है ना। नोट कीजिए आप। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का, जो टॉपिक हमारा चल रहा है सिलोगिज्म यानी कि न्याय निगमन, उसी पे है आपका। लिखा है कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, तो हम फिगर बनाते चलते हैं। कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। ये विद्यार्थी हो गए स्टूडेंट और ये स्पोर्ट्समैन हो गए खिलाड़ी, प्लेयर्स, ठीक। कुछ खिलाड़ी एथलीट हैं, कुछ खिलाड़ी एथलीट हैं, ये हो गया स्टेटमेंट। और कंक्लूजन क्या है आपका कि कुछ विद्यार्थी एथलीट हैं, ठीक है। कुछ विद्यार्थी एथलीट हैं, कुछ विद्यार्थी एथलीट हैं। कोई रिलेशन है इसमें? कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है इन दोनों में? नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक। 100% बात है, तो ये क्या हो जाएगा? कांट से। क्या हो जाएगा? कांट से, कह नहीं सकते, ठीक। कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, तो देखो ये कुछ वाला पार्टी तो है आपका ये, तो दूसरा वाला क्या हो गया? सही हो गया स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट वो कह रहा है कि कोई भी विद्यार्थी एथलीट नहीं है। यहां पर देखो कोई भी विद्यार्थी एथलीट नहीं है, हम कुछ कह सकते हैं? ये क्या हो गया? 100% बात हो गई, ठीक। कोई भी विद्यार्थी, लेकिन हम कह नहीं सकते कांट से। लेकिन यहां पर मैंने क्या बताया था? पार्टिसिपेंट, ध्यान देना है आपका, जब कोई रिलेशन ना हो तो कांट से की कंडीशन बनती हो, तो उसके सारे स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ने हैं। कहीं आपकी पार्टिसिपेंट दोनों में सेम ना हो, पार्टिसिपेंट सेम होते हैं तो वहां पे मोस्टली जो प्रोबेबल कंडीशन होती है वो ये होती है कि वहां पर आइदर और की कंडीशन बनती है। कैसे? यहाँ पे लिखा हुआ है विद्यार्थी एथलीट और यहाँ क्या है? विद्यार्थी एथलीट। यहाँ पे क्या कहता है? कुछ, और यहाँ कहता है कोई भी नहीं, ठीक है, कोई भी नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों क्या है? कांट से। तो इन दोनों में से एक कंडीशन तो होगी कोई सी, या तो ये कंडीशन होगी या ये कंडीशन होगी। जब या ये तो क्या, कौन सी कंडीशन? मैं बोलने में ही आंसर पता लग रहा है हमें। या तो ये कंडीशन सही होगी या ये कंडीशन सही होगी, या तो पहली वाली कंडीशन सही होगी या तीसरी वाली कंडीशन सही होगी। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे? दूसरा स्टेटमेंट सही है और या तो एक या तीन सही है, ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट तो 100% सही है और इसमें 100% नहीं होकर कांट से वाली कंडीशन बन रही है। अब जब कांट से वाली कंडीशन बनेगी तो आइदर वाली आपकी कंडीशन होगी, ठीक है। और यहाँ पर यह है, अगर इसी कंडीशन को हम संभावना में कह देते, पॉसिबिलिटी में कह देते, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती थी, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, जबकि यहाँ 100% में कांट से, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से वीडियो देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। प्लेलिस्ट में रीजनिंग की वीडियोस आपकी पड़ी हुई हैं, उन्हें जाके आप देख लीजिए। और जो मैं चैप्टर्स अभी यहाँ पे करा रहा हूँ, मैथ्स के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, वो क्वेश्चंस की भी प्लेलिस्ट में जाकर एक बार आप देख सकते हैं आराम से। पूरा चैप्टर अगर आप देख लेंगे तो आसानी होगी यहाँ पे देखने के लिए। हम ये B.Ed एंट्रेंस एग्जाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देख रहे हैं, ठीक है। ये वाला सवाल आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो आपको देखिए, इस सवाल को हम क्या करते हैं, पीछे से शुरू करेंगे यहाँ से, ठीक। तो देखिए सी की जगह क्या रख सकता हूँ मैं? b पावर y रख सकता हूँ। सी की यहाँ पे क्या रखता हूँ? सी की जगह आप b पावर y, पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे? z इक्वल्स टू a, तो कितना हो जाएगा? b पावर yz इक्वल्स टू a। अब b की जगह कितना रख दूंगा मैं? a पावर x y z इक्वल्स टू a, कितना हो जाएगा? a इक्वल्स टू x y z। दोनों तरफ का कंपैरिजन कर दीजिए, तो दोनों तरफ का कंपैरिजन कर देंगे तो x y z इक्वल्स टू 1। हर एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। और कितनी देर में उड़ गया ये? 10 सेकंड में। कितनी देर में चला सॉल्व हो गया ये? 10 सेकंड में, ठीक है ना। बस आप ये ध्यान रखिए, अप्रोच आपको क्या लगानी है। आपको पहली बार में एक ही बार इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए आप कि आपका एक ही बार में सवाल हो जाए। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, जिससे कि आपकी
जो एक्यूरेसी और स्पीड दोनों आपकी बढ़ जाए। ठीक है, तो देखिए कितना आसान सवाल था, बस हमें पता करना था कि इसमें वैल्यूज क्या रखने। हमने यहाँ से लिखना शुरू करा, इन वैल्यूज को यहाँ से रखना शुरू करा, ऐसे रखा फिर यहाँ रखा, आंसर आपके सामने है। ठीक है, नोट कर लीजिए। सवाल है आपका, एक वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र O है, केंद्र पर एक एंगल बन रहा है 70 डिग्री का। x जो एंगल है वो बताना है कि x की वैल्यू क्या है। मैंने आपको इस क्वेश्चन को किसमें कराया है, केवीएस के प्रैक्टिस सेट में इस टाइप के क्वेश्चन में करा चुका हूँ। फिर यहाँ देख लेते हैं ये क्या है, ये आपके दो कोण बन रहे हैं, एक यहाँ पर और एक कोण यहाँ पर। तो दोनों के जो बेस हैं क्या है, सेम। तो केंद्र पर बना, जब दोनों के बेस जो हो सेम हो आपके, यानी कि एक ही कॉर्ड पे बन रहे हो। ठीक है, सेम कॉर्ड पे बन रहे हो, समान कॉर्ड मतलब जीवा, जीवा। ठीक है, या फिर समान चाप कह सकते हो आप। समान कॉर्ड पर केंद्र पर बना कोण परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस, परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, जिसको ये प्रॉपर्टी याद है, जिसको ये थ्योरम याद है, तो वो पेन नहीं उठाएगा, सीधे आंसर लगाएगा। क्या लगाएगा, आंसर। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करें आप, सारे क्वेश्चंस आप देखिए। ठीक, तो आप देखिए मैंने क्या लिखा कि केंद्र पर बना, वृत्त के केंद्र पर बना कोण, ठीक है, परिधि के बने कोण का दुगना होता है। तो दुगना होता है, ये 70 दिया तो कितना रह गया, आधा हो गया इसका 35, यानी कि इसका दुगना कि परिधि पर बना कोण क्या होता है, आधा होता है। यानी कि इसका उल्टा भी तो कह सकते हैं हम कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो केंद्र पर कितना बनना है, 70 से कितना बनना है, 35, आंसर। अगला सवाल आपका दिया हुआ है, समांतर श्रेणी में √2, 3√2, 5√2 डॉट 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 में 18वां पद बताओ। तो ये समांतर श्रेणी है, ठीक है, एपी। ठीक, ये क्या दिया हुआ है, इसका पहला पद दिया हुआ है, इनका डिफरेंस कितना है, माइनस कर लो। भाई डिफरेंस निकालने के लिए माइनस कर लो ना, इस तरह से, ये आपने पढ़े हैं भाई 12th में बहुत। कितना हो गया, 2√2। और इसका पद निकालने का फॉर्मूला Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। 18वां पद निकालना है, n की जगह कितना रख दो, 18। पहला पद कितना है, √2 प्लस 18 माइनस 1, डी कितना है हमारे पास, डिफरेंस 2√2, तो कितना हो गया, √2 प्लस 17 2√2, तो कितना हो गया, √2 प्लस 17 दूनी 34√2 इक्वल्स टू। अब मुझे पूरा क्वेश्चन करके दिखाना पड़ रहा है आपके लिए, इसलिए क्योंकि सबको हमें साथ में लेके चलना है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जिनकी चीजें छूट गई होंगी, ठीक है, जो बिल्कुल ही पढ़ाई से दूर हो गए होंगे, तो ये उनके लिए पूरा मुझे बताना पड़ा। ठीक, फिर से देख लीजिए, समांतर श्रेणी का सूत्र आपके सामने है। समांतर श्रेणी का सूत्र क्या होता है, पीवा पद निकालने के लिए Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। एन क्या है आपका जो पद पूछा गया है, ठीक है, डिफरेंस, डी क्या है, डिफरेंस कि इन पदों में कितना है, समान अंतर कितना है। तो 2√2 आपका पहला पद कितना है, a, फॉर्मूले में रखा, जो आएगा वो आपका आंसर। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन ध्यान देने, अटेंशन देने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें थ्योरम्स वगैरह का यूज़ होगा इसमें। ठीक, लिखा है यदि ए बी सी में पी क्यू पैरेलल है बी सी के, कोई ट्राइंगल है आपका ए बी सी, पी क्यू जो है पैरेलल है बी सी के, पी क्यू जो है पैरेलल है किसके, बी सी के, तथा क्यू आर पैरेलल है ए बी के, क्यू आर पैरेलल है ए बी के, यानी कि इस तरह से हो जाएगी, तथा पी ए बी का मध्य बिंदु है, यानी कि मध्य बिंदु मतलब कि जो ए पी है वो बराबर है पी बी के, ठीक है, यानी ये वाली जो चीज है वो इसके बराबर है। अब जब
ये इसका मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु P है, तो ए सी का मध्य बिंदु कौन होगा? Q होगा। तो ये भी तो आपस में बराबर होंगी, ये भी आपस में बराबर होंगी। इस कंडीशन में ये क्या दिया है, ये हमें आर बिंदु दिया है, ठीक है। जब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, क्यू आर ए बी के, तो यानी कि हमारा जो मध्य ये इस बिंदु का जो मध्य बिंदु है क्यू ए पी, पी जो है ए बी का मध्य बिंदु, क्यू ए सी का मध्य बिंदु, और ये पैरेलल है इसके, ठीक। इस कंडीशन के हिसाब से ए बी पैरेलल दिए हमारे क्यू आर के, तो यानी कि ये भी तो मध्य बिंदु होगा किसका, बी सी का, यानी कि ये जो है बी आर किसके बराबर होगी, आर सी के, यानी कि बी आर बराबर होगी आर सी के, बी आर बराबर होगी आई सी आर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, ठीक है। एक बार फिर से इसको समझ लो आप कि कोई भी त्रिभुज दिया है ए बी सी, उसका मध्य बिंदु कितना, ए बी का मध्य बिंदु है पी, और क्यू आर जो पैरेलल है वो ए बी के पैरेलल है, ठीक। जब पी मध्य बिंदु है पी का, पी मध्य बिंदु है ए बी का, तो क्यू भी मध्य बिंदु किसका होगा, ए सी का, और क्यू आर पैरेलल ए बी के दी हुई है, तो इस कंडीशन के हिसाब से हमारा क्या हो गया, आर भी क्या होगा, मध्य बिंदु होगा किसका, बी सी का। इसलिए जब मध्य बिंदु है आर बी सी का, तो बी आर बराबर हो गया आर सी के, यानी कि बी आर बराबर होगा आर सी के, ये वाला क्या होगा हमारा सही होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस जो होते हैं केवल थ्योरम बेस होते हैं, बस आपकी थ्योरम्स अगर क्लियर हैं, प्रॉपर्टीज अगर आपकी क्लियर हैं, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सीधे आप फिगर बना के सीधे आंसर आप दोगे, ठीक है। तो फिगर बनाना इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि समझ में आपको आसानी से आए, ठीक है ना। नोट कीजिए, सवाल दिया है आपका बाइनरी पद्धति में 16 को बदलो, ठीक है। यानी कि बाइनरी पद्धति आपकी और 16 आपका डेसिमल में होता है, ठीक। यानी कि इसे बाइनरी में हमें चेंज करना है, यानी बाइनरी मतलब 1010 जो आता है ना, इस तरह से जो आते हैं उसको। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपको भाग करना है किसे, 16 को 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा 8, कितना बचा 0, फिर किससे भाग कर देंगे 2 से, कितना आया 4, यहाँ कितना रह गया शेषफल कितना आया 0, फिर से भाग करेंगे 2, शेषफल कितना आया 0, फिर से भाग करेंगे 2 से, कितना आएगा 1, यहाँ शेषफल कितना आया 0। अब इसे नीचे से ऊपर की तरफ को लिखते हैं, कहाँ से लिखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ को, तो क्या आ गया 100, और ये डेसिमल, डेसिमल का मतलब 10, ठीक है। तो क्या करते हैं, भाग करते हैं किससे, 2 से भाग करते हैं नंबर को, जो शेषफल बचता है उसे यहाँ लिखते रहते हैं। अगर यहाँ शेषफल हमारा 1 बचता है तो यहाँ 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है अगला सवाल, एक समचतुर्भुज ABCD है, समचतुर्भुज मतलब रोम्बस, ठीक है, झुका हुआ वर्ग, ये कोई समचतुर्भुज है आपका, ठीक। एक समचतुर्भुज है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है एक समचतुर्भुज ABCD है, यदि ACB 30 डिग्री है तो ADB बताना है, ठीक। तो हमारा समचतुर्भुज है तो ABCD आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब ACB ये कितना कहा उसने 30 डिग्री, तो ADB बताओ, ADB बताओ, ठीक है। अब देखो समचतुर्भुज क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और डायगोनल कितने पे काटते हैं उसके 90 डिग्री पे काटते हैं। ADB ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो देखो ये क्या बन रहा है आपका Z बन रहा है, क्या बन रहा है Z। अगर हमें ये वाला एंगल, जैसे ये Z बन रहा है आपका इस तरह से, ठीक, ये वाला एंगल पता चल जाए तो ये पता चल जाएगा। अब देखो ये 30, ये कितना होगा 90, ये भी कितना होगा 90, ये क्या बन रहा है आपका Z बन रहा है इस तरह से, भाई Z बन रहा है इस तरह से। तो जब ये और ये क्या होंगे बराबर, ये देखो हो गया, ये एंगल कितना है 30, तो ये कितना होगा 30 होगा, ये कितना है 90 और 30 120, तो ये कितना हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ भी ये भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, चाहे तो हम ये निकाल सकते थे आपका कैसे कर, ठीक है, लेकिन हमने क्या करा, इससे ये निकल गया और ये आमने सामने, ये कितने हैं 90 डिग्री का आमने सामने के कोण कितने होते हैं 90,
यानी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल, जब इस तरह से एंगल होंगे तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण। और जब जेड बनता है आपका तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनना है इसमें। ये देखो आप, जेड यहाँ पे बन गया, ये इसके बराबर हो गया, ठीक। ये 90, ये 30, 120, 180 में से ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, 180 में से माइनस कर दिया, क्या आ गया आपका 60 आंसर, ठीक है ना। केवल ये क्वेश्चन फ्री के नंबर्स होते हैं आपके, केवल आपको जो आपके कंसेप्ट हैं, आपके प्रॉपर्टीज हैं, वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें ये प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखने में सवाल थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेंगे, ठीक। जब ब्रैकेट्स को आप सॉल्व करेंगे तो -1/2 को सॉल्व करेंगे आप तो कितना आएगा, 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2/3। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3/4। इससे अगला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 4/5 डॉट डॉट डॉट, ठीक। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, n-1/n। लेकिन इससे पहले देखो यहाँ ऊपर 1 नीचे 2, ऊपर 3 2 फिर 3 फिर 3 4 4 5, अगला क्या है 5 और 6, यानी कि इससे पहले वाला जो टर्म आई होगी वो नीचे कितनी आई होगी आपके n-1, तो ऊपर वाली एक कम आई होगी इससे, और तो n-2, ठीक। तो इसे सॉल्व करेंगे, 2 छुट्टी 3 4, ये इससे कट जाएगा, ये वाला टर्म यहाँ पे कटेगा, इसके जो नीचे आएगा, ये वाला टर्म इससे कटेगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा 1 और नीचे अपॉन में n, ठीक है। जो सवाल जितने दिखने में हार्ड लगता है वो सवाल उतना ही ज्यादा इजी होता है, ठीक है ना। नोट कीजिए। अगला सवाल है आपका केमिस्ट्री से, लिखा है C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। तो इसकी हम क्या बनाते हैं, फिगर बनाते हैं, इसका इमेज कैसे बनती है इसकी, ठीक। कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, 6 के 6 हाइड्रोजन लग गए। अब देखो, जब भी कार्बन की चारों संयोजकता है, ये जो बॉन्ड्स बन रहे हैं इसकी कार्बन की 4 संयोजकता होती है, ठीक है। और जो जब भी आपकी कार्बन की चारों संयोजकताएं आपकी सेटिस्फाइड हो, आपकी ठीक है, संतृप्त हो, तो वो आपका एल्केन की प्रवृत्ति का होता है, क्या है, यानी कि ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, CnH2n + 2। अब n की जगह अगर आप 2 रख दो यहाँ पर तो C2 2 दूनी 4 और 2 6, तो ये क्या हो गया, एल्केन का सूत्र हो गया। और एल्केन जो होता है आपका, वो आपका कैसा होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है, जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन की चारों संयोजकताएं संतुष्ट हों। और ये सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है ना। और ये क्या है आपका, सिंगल बॉन्ड है, तो कैसे है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन से आपके, जो कि एल्केन श्रेणी का है, ठीक है। ये एल्केन श्रेणी का और ये एल्काइन। और यहाँ पे बॉन्ड क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और चारों संयोजकताएं इसकी सेटिस्फाई करती हैं, तो इसलिए ये कैसा है, एल्केन प्रवृत्ति का है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, हर जगह पे देखने को मिलता है आपका, हर एग्जाम में। अगर साल में 50 एग्जाम होंगे तो 25 एग्जाम में आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। लिखा है, जब एक प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है। तो आपका क्या है, v = n लैम्डा। v क्या होती है, वेलोसिटी होती है, ठीक है। n आपकी फ्रीक्वेंसी और लैम्डा आपका वेवलेंथ होती है। तो इसमें ये आपकी दोनों चेंज हो जाती है, जबकि n जो कि क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, जिसे हिंदी में कहते हैं आवृत्ति। आवृत्ति आपकी चेंज नहीं होती है, आवृत्ति आपकी चेंज नहीं होती है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। जब भी कोई मीडियम में, कोई भी किरण मीडियम में जाती है तो उसकी वेग वगैरह चेंज हो जाते हैं और उसकी वेवलेंथ भी उसकी चेंज हो जाएगी, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। तो आप लोग ऐसी तरह से आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए और वीडियो को आप लाइक कीजिए, लोगों तक इसको शेयर कीजिए, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहे। नेक्स्ट आपकी जो वीडियो होगी वो आपकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर हो चुका है, तो अगली वीडियो प्रोबेबिलिटी आपकी होगी मैथ्स में। यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आपका यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का देखा है। आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी एक सीट गवर्नमेंट सीट आपकी पक्की। और आपको करंट अफेयर 10
अफजल तक दी जा चुकी है आपको। साथ ही साथ आपकी रीजनिंग की वीडियो भी, आपकी सिलोगम्स का चैप्टर आपका चल रहा है जो कि जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग ऐसे ही मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।